आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी साइंस में यूनिट 2। फुल एक्सप्लेनेशन है इसमें, पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है और मेरे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये चिमनी बनी हुई है, भी सब चिमनी बनी हुई है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें फिजन या फ्यूजन या डिके कराने से मिलती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूरेनियम या हीलियम या हाइड्रोजन, इन सबका अगर हम डिके कराते हैं या फ्यूजन कराते हैं तो हमें उसकी बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो वहीं से मिलने वाली एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन तो वैसे पूछी नहीं जाती है, 2 नंबर में अगर आती भी है तो आप लोग लिख सकते हैं कि द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिजन फ्यूजन और डिकेइंग। तो वो एनर्जी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इस टॉपिक इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर यूनिवर्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के फोर्स होते हैं पूरे यूनिवर्स में। पहला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चारों फोर्सेस मैंने सीरियल लिखे हैं और इसमें अगर हम लोग उसे अप टू डाउन पढ़ेंगे तो ये फोर्स वीक होते जाते हैं। मीन्स कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा सबसे स्ट्रांग होता है, उससे थोड़ा सा वीक होता है ग्रेविटेशनल, उससे थोड़ा सा वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उससे और थोड़ा वीक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम इसी को उल्टा पढ़ेंगे नीचे से ऊपर, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो हमारे डिस्टेंस कम होती जाती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा यूज होता है सबसे ज्यादा डिस्टेंस के लिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे कम डिस्टेंस के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे कम डिस्टेंस के लिए, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है देखिए, होल्ड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स टुगेदर इन वेरी स्ट्रॉन्ग बट ओनली ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। मतलब कि ये हमारा वो फोर्स होता है जो एटम्स के न्यूक्लियाई को होल्ड करता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स होता है, बट ये यूज होता है हमारे बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए। और हमारा सेकंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कॉजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिक इफेक्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में कि चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, जैसे सेम चार्ज होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये भी आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन रेस के बीच में, जैसे कि हम मैग्नेट रखते हैं तो उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूलिंग टाइम में कि हम अगर मैग्नेट रखते हैं उसके बाद अगर हम आयरन के वो डालते हैं फ्रिंकल्स तो हमारे रेस बनती है। और थर्ड है इट इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो फोर्स लिखे हैं वो सीरियल से लिखे हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इट एक्ट्स ओवर अ मच लॉन्गर डिस्टेंस देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड फोर्स पे आते हैं, ये हमारा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियोएक्टिव डिके ऑफ एटम। इट इज वीक एंड एक्ट ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा वो फोर्स होता है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल में यूज होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेडियोएक्टिव डिके के लिए, और ये भी हमारा शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है। अब हमारा फोर्थ फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको नाम से ही लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस बट इट एक्ट्स ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड एक्ट बिटवीन टू पीसेस ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पहले बात तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारी अर्थ और सन के बीच में बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो उसके लिए यूज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और तभी लगता है। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है हमारे चारों फोर्सेस कंपेयरिंग। ठीक है, अब आपको चारों फोर्स समझ में आ गया होंगे। अब हम आते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे। तो हमारा जो एक्चुअल साइज होता है हमारे न्यूक्लियस का वो होता है 4 × 10⁻⁻14 मीटर। ये हमारा से भी छोटे साइज में होता है हमारा न्यूक्लियस को। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट A⁻1/3। ठीक है, इसमें कि R नॉट की वैल्यू, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे R नॉट होना चाहिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ R नॉट। ओके, तो
आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर, ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विच इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 इन प्रोपोर्शनल टू ए। ये हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास है, आर हमारा ये हमको दिया गया है, आर नॉट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और आर हमारा है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूक्लियस मास एनर्जी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट आप लोग जानते हैं कांस्टेंट होती है, c इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, उससे हमारे पास कितनी एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम 1 यहाँ पर रखते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को m की जगह पे, तो हमको एनर्जी मिलती है 9 × 10⁻13 जूल। ये इतनी एनर्जी होती है कि 10,000 kg TNT को प्रोवाइड करेंगे तो हमको इतनी एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम सब्सटेंस में भी इतनी एनर्जी होती है कि मतलब आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग 1 ग्राम पेट्रोल लेते हैं तो उसमें उसको पूरा अगर खत्म करने में इतनी एनर्जी होती है 10,000 TNT के बराबर होती है, kg TNT के बराबर होती है। ठीक है, अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिसअसेंबल द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। दिस कंपोनेंट पार्ट्स आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है टू डिसअसेंबल द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को डिसअसेंबल करने के लिए इनटू कंपोनेंट पार्ट, कंपोनेंट्स पार्ट में तोड़ने के लिए, जिनको कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी कहते हैं, और इनको मिला के हम इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड वी नीड टू स्पेंड एनर्जी इन मूविंग दिस न्यूक्लियॉन्स, और हमको इनमें जो है एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है इन न्यूक्लियॉन्स को मूव कराने के लिए। न्यूक्लियस अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा mc स्क्वायर। m हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या होता है ऊपर, तो यहाँ पे डेल्टा m क्या हुआ? डेल्टा हमारा होता है चेंज इन एनर्जी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेयर m इज द मास डिफेक्ट विच इज रिप्रेजेंट द मास ऑफ एनर्जी बाइंडिंग द न्यूक्लियस एंड द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब हमारी पहले एनर्जी क्या थी और अब हमारी एनर्जी क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डेल्टा एम। और सी आप लोग जानते हैं कि सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी इंटू × पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा अब अगला आता है न्यूक्लियर एनर्जी स्केल एंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर एनर्जी स्केल स्ट्रक्चर ये हमारा डिस्कवर किया गया था INES, इसका नाम है था इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल स्केल। ये हमारी एक तरीके से स्केल होती है जो कि हमारे ये फिर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है उसको मेजर करने के लिए ये पिरामिड होता है, ये स्केल होती है, जिससे कि हम इसको मेजर कर पाते हैं। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1990 में बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन ऑर्डर टू इनेबल प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन ऑफ सेफ्टी सिग्निफिकेंस इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ये हमारे न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने पर ही मेजर करने के लिए इसको बनाया गया था 1990 में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग से बिलो सबसे नीचे से पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला होता है, इसमें सबसे पहले तो ऊपर के 4 स्टेट जो होते हैं वो होता है एक्सीडेंट, मतलब कोई बड़ी चीज हुई हो, और नीचे के जो 3 स्टेट होते हैं उसमें होते हैं इंसिडेंट। टोटल होते हैं हमारे पास 7 स्टेट। ओके, पहले स्टेट में होता है एनोमली। एनोमली मतलब कोई भी नॉर्मल कोई चीज हुई हो, कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, बहुत ही माइनर लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आता इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कि जो हमने खुद किया हो, जैसे कि इंसिडेंट में हम ले सकते हैं कि हमने माचिस की तीली जलाई, तो ये इंसिडेंट हुआ। सीरियस इंसिडेंट, सीरियस इंसिडेंट क्या हुआ कि हमने कुछ बड़ा काम किया मगर उससे हमें नुकसान हुआ, सीरियस नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सीडेंट के पार्ट, ये मेजर पार्ट होते हैं, ये 3 माइनर होते हैं, ये चारों मेजर होते हैं। तो एक्सीडेंट में क्या होता है? एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जैसे कि हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ जिससे कि हमारा बहुत ही कम एरिया में लोगों को इफेक्ट हुआ। जैसे कि एग्जांपल लें तो हम लोग कह सकते हैं जैसे कि आग लगी, तो जैसे कि एक घर में आग लगी तो दूसरे घर में भी आग लग गई, मतलब 2 घर इसमें नुकसान हो गया। तो ये हमारा होता है लोकल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि बहुत ही कम एरिया में नुकसान हुआ है। उसके बाद आता है हमारा एक्सीडेंट विद वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कहीं पर हमने वो
कोई रेडियोलॉजिकल इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से उस सिटी के सारे लोगों को इफेक्ट हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट हुआ है उनको, कोई उनको बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी रेस की वजह से हो गई है। तो ये हमारा होता है एक्सीडेंट विद वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस। और सीरियस एक्सीडेंट ये बहुत ही, जैसे कि पूरी की पूरी कंट्री, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोई इतना बड़ा कोई हादसा हुआ इसमें पूरी कंट्री को उससे इफेक्ट हुआ। और सेवंथ पे आता है हमारा मेजर एक्सीडेंट, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब का फट जाना। न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो वो हो सकता है कि 2-3 कंट्रियां ले जाए एक साथ। तो ये होते हैं हमारा INES। ये हमारी स्केल है जो डिस्कवर की गई थी 1990 में टू मेजर द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियॉन्स विद एन एलिमेंट्री पार्टिकल रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यू न्यूक्लियस एंड वन और मोर न्यू फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल ही रिएक्शन होती है जैसे कि हमारी अदर रिएक्शन होती है, बस इसमें ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ, ये स्ट्रॉन्ग होती है इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियॉन्स के, उसमें ये काफी स्ट्रांग होती है एंड एलिमेंट्री पार्टिकल रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यू न्यूक्लियॉन्स से हमारे न्यू न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखी हुई है, ए टेंड्स टू वाई प्लस बी। हमारा इनिशियल न्यूक्लियस था, ए हमारी क्या थी इनिशियल एलिमेंट्री पार्टिकल, वाई हमारा फाइनल न्यूक्लियस है, बी हमारा फाइनल एलिमेंट्री पार्टिकल। पार्टिकल ए एंड बी में भी अल्फा पार्टिकल 2He1, जैसे कि हम लोग ए एंड बी को हमने मान लिया कि वो अल्फा पार्टिकल हैं 2 हीलियम 1। और प्रोटॉन प्रोटॉन भी हो सकता है 1H1, या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकता है 1S2, न्यूट्रॉन एंड गामा रे प्रोटॉन, इन सब में से कोई भी हो। अब आता है हमारा रेडियो एक्टिव डिके लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या होता है? इस लॉ के अनुसार जो है एटम्स एट एनी इंस्टेंट, मतलब जैसे कि एटम्स हमारे होते हैं किसी स्टेट में प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मतलब इस टाइम पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपकी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द डिके इज रिप्लाइड इन द बिगिनिंग एंड देन इट्स रेट डिक्रीजेस कंटीन्यूअसली। इट मींस द डाटा radioactive material will be take initial time in decaying completely। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में आपको आ सकता है, तो इसका फॉर्मूला और इतनी इवेंट ये है यहाँ पे आता है। अब हम आते हैं हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा हाफ लाइफ, मतलब इसमें हाफ किया जाता है लाइफ को, तो ऐसा इसमें रियलिटी में होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। टाइम इंटरवल इन विच द मास ऑफ एन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर द नंबर of its atom is reduced to half of its initial value is called half life of that substance। तो हाफ लाइफ जो होता है, अगर हम हाफ लाइफ टाइम इंटरवल, अगर हम मास किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ कर दें उसकी इनिशियल वैल्यू में कंपैरिजन में, तो उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट सब्सटेंस। का बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n हमारा इनिशियल क्वांटिटी है, t हमारा क्वांटिटी आफ्टर टाइम t है, n हमारा लैम्डा हमारा डीके कांस्टेंट है, t हमारा टाइम पीरियड है। अब जैसे कि इसका नाम था हाफ लाइफ, तो इसमें हाफ लाइफ n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन टी हाफ कर दिया गया, ठीक है, और t इज इक्वल टू t 1/2 ले लिया गया, ठीक है। अब इसे को इससे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखते हैं n नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई e की पावर माइनस लैम्डा t 1/2। अब हम यहाँ n नॉट हटा देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा t/2 बचेगा। अब हम ई की पावर माइनस लैम्डा/2 था, तो इसको यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो लॉग 1/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t बेस 1/2 बचेगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 फॉर लैम्डा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, भी इम्पोर्टेंट है। और डेरिवेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है, या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 नंबर का एक पार्ट बन के भी आ सकता है। तो देखिए अगला है हमारा मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ क्या होता है? द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ऑल द आइटम्स इन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड मीन और एवरेज लाइफ।
एवरेज लाइफ टाइम किसी भी एटम का किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर जो होता है वो कहलाता है हमारा मीन और एवरेज लाइफ। इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ये भी 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, आसान सी डेफिनेशन इसके ऊपर आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिके। हमारा 3 टाइप के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। तो अल्फा डिके क्या होता है? अल्फा डिके में 2 प्रोटॉन या फिर 2 एन एंड 2 ई होते हैं। इसको हम स्टॉप कर सकते हैं बाय क्लॉथिंग, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा वो डिके नहीं होता है। अल्फा डिके में बहुत वाइड नहीं होता है, इसको हम इसलिए क्लॉथिंग करके इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। और बीटा डिके में 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं डेंस क्लॉथिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लॉथिंग करके, या फिर वुड जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। गामा डिके क्या होता है? ये हाईली एनर्जी रेडिएशन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसको हम स्टॉप करने के लिए सिर्फ कंक्रीट वॉल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, तो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है जहाँ पे न्यूक्लियर डिके हो रहा होता है या फ्यूजन कराया जा रहा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज़ करते हैं कंक्रीट वॉल का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी बनाऊंगा। मेरे पास नोट्स तो खैर इसकी अवेलेबल हैं थोड़े से, तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी बनाऊंगा और आपको वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।